नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का विषय है इतिहास और बच्चों पाठ है 11वां पाठ, राष्ट्र रक्षक मराठे भाग 1 यानी मराठास द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे राष्ट्र रक्षक मराठे भाग 1 पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे 11वां पाठ, राष्ट्र रक्षक मराठे भाग 1 मराठास द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन पार्ट 1। तो चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले समझेंगे बाजीराव। तो बच्चों, बाजीराव के बाद साहू जी महाराज ने उसका बेटा बालाजी बाजीराव अर्थात नाना साहेब को पेशवाई के वस्त्र दिए। नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो बच्चों, बात करें नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली में, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई इस बच्चों, और इस स्थिति में नाना साहब ने उत्तर में मराठी सत्ता को दृढ़ करने का प्रयास किए। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो इस स्थिति में नाना साहब ने उत्तर में मराठी सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास शुरू किया। इस बच्चों उत्तर में स्थिति की बात करें तो बच्चों, इस कालावधि की अगर बात करें तो इस कालावधि में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में मराठों के सम्मुख चुनौती खड़ी की और इस पाठ में विस्तार से इन सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे उत्तर में स्थिति यानी सिचुएशन इन द नॉर्थ। तो अयोध्या प्रांत की पश्चिमोत्तर दिशा से सटे हिमालय के तलहटी वाले प्रदेश को 18वीं शताब्दी में रुहेलखंड कहते थे। तो बच्चों, अगर रुहेलखंड की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राइट, जिस रुहेलखंड की बात करें, जिस रुहेलखंड यहां पर आप देख सकते हैं यस। तो ये हिमालय के तलहटी वाले प्रदेश को 18वीं शताब्दी में रुहेलखंड कहते थे। तो बच्चों, अफगानिस्तान से आए हुए पठान हिमालय की तलहटी में अयोध्या के पास स्थायी रूप में बस गए थे। राइट बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम अवध की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। और बच्चों, इन पठानों को रुहेला कहते थे और यह प्रदेश रुहेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये जो रुहेलखंड आप देख रहे हैं, रुहेलखंड यानी रुहेलखंड, तो इस तरह से इन पठानों को रुहेला कहते थे और यह प्रदेश रुहेलखंड के नाम से जाना जाता है। यस बच्चों, इस क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कि गंगा यमुना नदियों के दोआब प्रदेश में इन रुहेलों ने उत्पात मचा रखा था। उनका दमन करने के लिए अयोध्या के नवाब ने मराठों को आमंत्रित किया और मराठों ने रुहेलों का दमन किया। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे पढ़ेंगे। अफगानों से संघर्ष की बात करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट विद द अफगान्स। अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत की संपत्ति के प्रति आकर्षण था। ईस्वी सन 1751 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय मुगल प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। फलतः मुगलों को अब्दाली के आक्रमण का भय था और इस स्थिति में मुगलों ने अपनी रक्षा के लिए मराठों से सहायता आवश्यक मांगा। तो बच्चों, यहां पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो मांग थी। आपने देखा कि मुगलों को अब्दाली के आक्रमण का भय था और इस स्थिति में मुगलों ने अपनी रक्षा के लिए मराठों से सहायता लेना आवश्यक माना। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे समझेंगे। ये अफगानों से संघर्ष की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद द अफगान्स।
मुगल शासक को मराठों की सामर्थ्य और ईमानदारी का विश्वास हो गया था। दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठों से बढ़कर किसी भी दूसरी सत्ता में यह सामर्थ्य नहीं थी। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से मुगल शासक को मराठों की सामर्थ्य और ईमानदारी, राइट, तो हम बात कर रहे हैं मराठों की सामर्थ्य और ईमानदारी का विश्वास हो गया था और दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठों से बढ़कर किसी दूसरी सत्ता में यह सामर्थ्य नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरीके से इस मराठों से बढ़कर किसी दूसरी सत्ता में यह सामर्थ्य नहीं थी, ये बताया जा रहा है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ रहे हैं बच्चों अफगानों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट विद द अफगान्स। तो यही कारण था बच्चों, अतः मुगल शासक ने ईस्वी सन 1752 के अप्रैल महीने में मराठों के साथ समझौता किया। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, मुगल शासक ने जो समझौता किया ईस्वी सन 1752 में अप्रैल के महीने में मराठों के साथ समझौता किया। अब बच्चों समझौता क्या था? इस समझौते के अनुसार मराठों ने रोहेले, जाट, राजपूत, अफगान आदि शत्रुओं से मुगल सत्ता की रक्षा करना स्वीकार किया। तो बच्चों देखिए आपने जो समझौता हुआ, इस समझौते के अनुसार मराठों ने रोहेले, जाट, राजपूत, अफगान आदि शत्रुओं से मुगल सत्ता की रक्षा करना स्वीकार किया। उसके बदले में मराठों को नकद राशि मिलने वाली थी। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं अफगानों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट विद द अफगान्स। इस समझौते के अनुसार छत्रपति की ओर से पेशवा ने शिंदे होलकर की सेनाओं को दिल्ली की रक्षा करने हेतु रवाना किया। मराठे दिल्ली की ओर निकल चुके हैं। तो बच्चों बात हो रही है दिल्ली की ओर कूच करने की। तो मराठे दिल्ली की ओर निकल चुके हैं, यह समाचार प्राप्त होते ही अब्दाली अपने देश को लौट गया। तो अब्दाली अपने देश को लौट गया जैसे ही पता चला कि मराठे दिल्ली की ओर निकल चुके हैं, और यह समाचार जैसे ही अब्दाली को प्राप्त हुआ तो अब्दाली अपने देश को लौट गया। मराठे पड़ाव दर पड़ाव पार करते हुए दिल्ली पहुंचे। ये बच्चों तो यहां समझ सकते हैं कि किस तरीके से मराठे अर्थात दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर अर्थात पड़ाव दर पड़ाव पार करते हुए दिल्ली पहुंचे। आइए बच्चों आगे देखेंगे। मराठे दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं अफगानों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट विद द अफगान्स। मराठों के कारण ही अब्दाली का संकट टला, यह मानकर मुगल शासक ने उन्हें मुगल सूबों की चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। तो देखा बच्चों कि जब मराठे दिल्ली की ओर कूच कर गए तो मराठों के कारण ही अब्दाली का संकट टल गया, और यही कारण था, यही मान करके मुगल शासक ने मुगल सूबों की चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। इन सूबों में काबुल, कंधार और पेशावर का भी समावेश था। इस बच्चों ध्यान रखिए, इन सूबों की बात करें, सूबों में काबुल, कंधार और पेशावर का भी समावेश था। ये सूबे पहले मुगल साम्राज्य के हिस्से थे, लेकिन अब वे हिस्से अब्दाली के अफगानिस्तान में थे। तो बच्चों अभी सुना, ये जो जिन सूबों की बात हो रही है, काबुल, कंधार और पेशावर, ये सूबे पहले मुगल साम्राज्य के हिस्से थे, लेकिन अब वे हिस्से अब्दाली के अफगानिस्तान में थे। समझौते के अनुसार ये सूबे अब्दाली से जीतकर पुनः मुगल साम्राज्य में जोड़ना मराठों का कर्तव्य था। तो देखा बच्चों जो समझौता हुआ था, उस समझौते के अनुसार ये जो सूबे हैं, इन सूबे को अब्दाली से जीत करके पुनः मुगल साम्राज्य से जोड़ना मराठों का कर्तव्य था। तो इस तरह का समझौता हुआ था। इस तो बच्चों ये सुना, और इसके उल्टे कम से कम पंजाब तक का प्रदेश अफगान के अधिकार में लाएं, यह अब्दाली की इच्छा थी। फलतः आज न सही कल मराठे और अब्दाली के बीच युद्ध होना अटल था। आगे देखिए बच्चों,
इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं अफगानों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट विद द अफगान। तो बच्चों नाना साहेब पेशवा का भाई रघुनाथ राव जयाप्पा शिंदे और मल्हार राव होलकर को साथ लेकर उत्तर भारत में अब्दाली से युद्ध करने के अभियान पर निकला। तो जो सुना अपनी नाना साहब पेशवा का भाई रघुनाथ राव जयाप्पा शिंदे और मल्हार राव होलकर को साथ लेकर उत्तर भारत में अब्दाली से युद्ध करने के अभियान पर निकला। उत्तर भारत के स्थानीय सत्ताधारियों के दृष्टिकोण से दक्षिण के मराठे उनके प्रतिस्पर्धी थे। राइट, तो यहां बच्चों ध्यान रखना है, उत्तर भारत के जो स्थानीय सत्ताधारी थे, ये उनका जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण से दक्षिण के मराठे उनके प्रतिस्पर्धी थे। तो चलिए बच्चों ध्यान रखना है, आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो जो मराठों के व्यापक दृष्टिकोण के ध्यान में रखकर मराठों की सहायता करने के बजाय वे तटस्थ रहे। दिल्ली दरबार में मराठों का वर्चस्व और हस्तक्षेप उन्हें स्वीकार नहीं था, लेकिन सूरजमल जाट और रानी किशोरी ने पानीपत युद्ध में घायल हुए सैनिकों की सहायता की थी। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं अफगानों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट विद द अफगान। तो उत्तर के कुछ कट्टरपंथी मराठों को परधर्मी के रूप में देखते थे। उन्होंने भी मराठों के इस व्यापक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं किया। राइट, तो बच्चे यहां पर समझ सकते हैं उत्तर के कुछ कट्टरपंथी मराठों को परधर्मी के रूप में देखते थे। उन्होंने भी मराठों के इस व्यापक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत मराठों का वर्चस्व कम हो, इसलिए अब्दाली से हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का आग्रह किया। तो बच्चे यहां पर समझ सकते हैं विपरीत स्थिति क्या बनी, मराठों का वर्चस्व कम हो इसलिए अब्दाली से हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का आग्रह किया। वे ऐसी अपेक्षा करते थे कि अब्दाली मराठों को पराजित कर दक्षिण में नर्मदा पार खदेड़ देगा, इस तरह की वे अपेक्षा भी करते थे। तो यहां पर समझ सकते हैं जो दृष्टिकोण है, मराठों के जो व्यापक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं किया गया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अटक पर झंडा लहराया, द मराठा स्टैंडर्ड ऑन अटक। नजीब खान रोहेलों का सरदार था। ध्यान रखिए बच्चों, नजीब खान रोहेलों का सरदार था। उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व उसे असह्य था। तो परिणाम क्या हुआ? राइट, तो ध्यान दीजिए बच्चों, बात हो रही है नजीब खान ने किस तरह से आमंत्रित किया, किसको बच्चों? अब्दाली को। तो इस नजीब खान के आमंत्रण पर अब्दाली ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया। ध्यान रखिए बच्चों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नजीब खान ने आमंत्रित किया किसको? अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए, और नजीब खान के आमंत्रण पर अब्दाली ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया। तो बच्चों भारत पर यह उसका 5वां आक्रमण था। तो अगर हम बच्चों बात करें अब्दाली की, तो अब्दाली का जो आक्रमण था भारत पर, यह 5वां आक्रमण था। उसने दिल्ली जीत लिया और बहुत बड़ी लूटपाट करके वह अफगानिस्तान लौट गया। तो यहां पर ध्यान रखना है किस तरीके से वो दिल्ली पर आक्रमण किया अब्दाली, और उसने जो है भारी लूटपाट की और लूटपाट करके वो अफगानिस्तान लौट गया। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे देखेंगे हम आगे की जो स्थितियां बनी। इसके बाद समझेंगे हम अटक पर झंडा लहरा, द मराठा ये स्टैंडर्ड ऑन अटक की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों रघुनाथ राव और मल्हार राव पुनः उत्तर में गए। तो रघुनाथ राव और मल्हार राव पुनः उत्तर में गए। उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया और अब्दाली के सरदारों को खदेड़कर पंजाब को जीता। राइट, तो बच्चों रघुनाथ राव और मल्हार राव पुनः उत्तर में गए, उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया, ये ध्यान रखना है। और अब्दाली के सरदारों को खदेड़कर पंजाब को जीता। अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए मराठे 1758 में अटक तक पहुंच गए। तो बच्चों ध्यान रखिए
1758 1758 मराठे अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए बच्चों मराठे कहां तक पहुंच गए? अटक तक पहुंच गए। 1758 ईस्वी सन 1758 की बात हो रही है। अटक में मराठों का झंडा फहर उठा। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं अटक की। अटक में मराठों का झंडा फहर उठा। अटक ये जो स्थान है वर्तमान पाकिस्तान में है। इस बच्चों आप समझ सकते हैं जिस अटक की हम बात कर रहे हैं ये अटक स्थान अब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अब बच्चों ये अटक जो है अब पाकिस्तान में चला गया है। तो बच्चों समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के में जो वर्तमान समय में जो अटक है वहां तक मराठों ने झंडा अपना फहराया था। तो इस मराठों ने ये अभियान अटक के आगे पेशावर तक चलाया। तो बच्चों अटक तक ही नहीं बल्कि उसके और आगे बढ़कर पेशावर तक चलाया, परंतु मराठे अपने अधिकार वाले प्रदेशों का उत्तम प्रबंध करने में सफल नहीं रहे। तो बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं कि मराठे जो है न केवल अटक बल्कि पेशावर तक पहुंच गए थे, लेकिन मराठों ने जो अगर कहें कि अपने आधिपत्य में जो क्षेत्र लिया था, जिन क्षेत्रों को जीता था, उसका उत्तम प्रबंध करने में सफल नहीं रहे। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, तो यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस अटक की हम बात कर रहे थे, इस मराठों ने अटक पर अपना झंडा फहराया। तो बच्चों यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये अटक आपको दिखाई दे रहा है जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। अटक ही नहीं बल्कि पेशावर, तो यहाँ पर देखिए पेशावर लिखा हुआ है और ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, यही वो पेशावर स्थान है। राइट, ध्यान दीजिए बच्चों। तो यहाँ पेशावर तक जो है मराठों ने जो क्षेत्र था वहां तक कब्जा कर लिया था, लेकिन बच्चों वे कुशल प्रबंधन यहाँ तक का संभाल नहीं पाए। तो बच्चों यहाँ और स्थिति देख सकते हैं जिस अटक की बात कर रहे थे, यहाँ देखिए ये अटक लिखा हुआ है और ये जो डॉट है काला सा ये अटक है और ये पेशावर यहाँ लिखा हुआ है और ये जो डॉट काला सा आप देख पा रहे हैं बच्चों बिंदु, यही वो पेशावर है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए यहाँ तक। और बच्चों देखिए दिल्ली यहाँ है और बच्चों पेशावर यहाँ है। यस, तो दूरी देखिए यहाँ पर, तो किस तरह से मराठों के संघर्ष को यहाँ पर आप समझ सकते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। दत्ता जी के पराक्रम की बात करेंगे, दत्ता जी वैलर की हम बात करेंगे। किस बच्चों, तो दत्ता जी के पराक्रम की बात करें बच्चों तो पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान का दमन करने के लिए पेशवा ने दत्ता जी शिंदे और जनको जी शिंदे को उत्तर में भेजा। दत्ता जी उत्तर में गया, नजीब खान ने उसे बातचीत में उलझाए रखा और दूसरी ओर अब्दाली से सहायता करने की प्रार्थना की। यह संदेश मिलते ही अब्दाली ने फिर से भारत पर आक्रमण कर दिया और बच्चों यमुना नदी के तट पर बुराड़ी घाट पर दत्ता जी और अब्दाली आमने सामने आ गए। तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरीके से अब घमासान युद्ध की स्थिति आ गई है। और बच्चों हम दत्ता जी के पराक्रम की बात कर रहे हैं। यमुना के तट पर बुराड़ी घाट पर दत्ता जी और अब्दाली आमने सामने आ गए, उनके बीच घमासान युद्ध हुआ और बच्चों दत्ता जी ने असाधारण शौर्य की पराकाष्ठा की। लेकिन बच्चों दत्ता जी ने असाधारण शौर्य की पराकाष्ठा की, परंतु इस युद्ध में दत्ता जी को वीर गति प्राप्त हुई। बच्चों दत्ता जी ने बड़े धैर्य और वीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन क्या आप जानते हैं इस युद्ध में अंत में जब युद्ध भूमि में घायल होकर गिर पड़े तो रोहिला नजीब खान का सलाहकार कुतुब शाह हाथी से उतरकर घायल दत्ता जी के पास आया और दत्ता जी से पूछा, क्यों पटेल जी तुम हमारे साथ और भी लड़ोगे? लहूलुहान दत्ता जी धरती पर पड़ा हुआ था, लेकिन कुतुब शाह के इन शब्दों को सुनकर उसने बड़े स्वाभिमान से परिपूर्ण उत्तर दिया, हाँ बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। तो बच्चों सुना आपने किस तरीके से दत्ता जी ने अपने असीम साहस का परिचय दिया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे सदाशिवराव भाऊ की। तो नाना साहब ने अब्दाली का दमन करने के लिए सदाशिवराव भाऊ को उत्तर में भेजा। बच्चों सदाशिवराव भाऊ चिमाजी अप्पा का बड़ा बेटा था। उसके साथ
विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना था। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सदाशिवराव भाऊ को। तो देखिए उसके साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना था। और बच्चों इब्राहिम खान गार्दी तोपखाने का प्रमुख था। इसी तोपखाने के बल पर उसने ईस्वी सन 1760 में लातूर जिले के उदगीर की लड़ाई में निजाम को पराजित किया था। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, ईस्वी सन 1760 में लातूर जिले के उदगीर की लड़ाई में निजाम को पराजित किया था। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे पानीपत के युद्ध की बात करेंगे। द बैटल ऑफ पानीपत बच्चों बहुत ही प्रचलित अगर युद्ध की बात करें, पानीपत का युद्ध बहुत चर्चित युद्ध। बच्चों सदाशिव राव भाऊ ने उत्तर के इस अभियान में दिल्ली को जीता। पानीपत में मराठी सेना और अब्दाली की सेना आमने सामने थी। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं पानीपत युद्ध की। तो इस तरह से बच्चों आपने सुना कि पानीपत में मराठी सेना और अब्दाली की सेना आमने सामने थी। बच्चों पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में शुरू हुई थी। तो बच्चों पानीपत की ये तीसरी लड़ाई थी। बच्चों पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और दूसरी लड़ाई की बात करें तो 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और बच्चों ये तीसरी लड़ाई पानीपत की जो कि 14 जनवरी 1761 में शुरू हुई बच्चों। तो बच्चों आप देख सकते हैं अहमद शाह अब्दाली और बच्चों मराठों के बीच में हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो बच्चों हम तीसरी लड़ाई की बात कर रहे हैं पानीपत की, जो तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761। राइट, तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो बच्चों पानीपत कहाँ है आप देख सकते हैं। इस बच्चों स्क्रीन पर आप देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई की बात कर रहे हैं, मानचित्र में देखिए यहाँ पर दिल्ली के ऊपर आपको एक काला डाट दिखाई दे रहा है, यहीं पर वो स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानीपत लिखा हुआ है और वो काला डाट, राइट, यही है दिल्ली। और यहीं पर बच्चों हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो बच्चों ध्यान में रखना है, बहुत ही चर्चित लड़ाई की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम पानीपत की तीसरे युद्ध की बात कर रहे हैं, ये जो 1761 में लड़ा गया था। तो बच्चों पानीपत का तीसरा युद्ध, इस युद्ध की अगर बात करें तो इस युद्ध में विश्वास राव मारे गए। यह समाचार सदाशिव राव भाऊ को प्राप्त होते ही वह क्रोध में पागल होकर के शत्रु पर टूट पड़ा। और बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध और गोली लगने से विश्वास राव मारा गया। यह समाचार जैसे ही सदाशिव भाऊ राव को प्राप्त हुआ, क्रोध में पागल होकर के शत्रु पर टूट पड़ा। और बच्चों इस लड़ाई में क्या हुआ, इस घमासान युद्ध में वह दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर हमारा नेता नहीं दिखाई दे रहा है, मराठी सेना का मनोबल गिर गया। और बच्चों जब किसी सेना का मनोबल गिर जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसका ऊपर उठ पाना। और यही कारण था उसी समय अब्दाली के जो आरक्षित और ताजा दम के सैनिकों ने मराठों पर आक्रमण कर दिया। तो बच्चों जहां मराठों का मनोबल गिर गया था, चूंकि देखा इस घमासान में देखा कि हमारा नेता नहीं दिखाई दे रहा है, तो मराठी सैनिक जो है किस तरह से बेबस हो गए। और यही फायदा उठाया अहमद शाह अब्दाली ने। उसने आरक्षित और ताजा दम के जो सैनिक थे मराठों पर, उनसे आक्रमण करवा दिया और बच्चों मराठों की पराजय हो गई। इस युद्ध में महाराष्ट्र की एक संपूर्ण युवा पीढ़ी समाप्त हो गई। कई वीर पराक्रमी सरदारों ने वीर गति पाई। बच्चों इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख, तो बच्चों जिस पानीपत युद्ध की हम बात कर रहे हैं तीसरी लड़ाई में 1.5 लाख से भी अधिक लोग मारे गए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से पार्ट 1 में आज जो हमने अध्ययन किया, इस अगर बच्चों हम बात करें तो राष्ट्र रक्षक मराठे, इस बच्चों द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन की हमने बात की, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा उत्तर में स्थिति, अफगानों से संघर्ष, और बच्चों हमने बात की अटक पर मराठों का झंडा किस तरह से लड़ाया, वीरता, मराठों की वीरता हमने देखी, हमने दत्ता जी का पराक्रम देखा, सदाशिव राव भाऊ को हमने पढ़ा और पानीपत के तीसरे युद्ध की
बात की। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है। बच्चों दूसरे पार्ट में किस पानीपत की लड़ाई के संदर्भ में थोड़ी सी शुरुआत करते हुए अगले पार्ट में हम यानी भाग 2 में पेशवा माधवराव तथा मराठी सत्ता के प्रभाव की पुनः स्थापना, इसको हम विस्तार से पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज हम अभ्यास करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक के उचित शब्द से करना है। अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए मराठे ईस्वी सन 1758 में डैश डैश तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? आपके पास विकल्प है कटक, अटक या मुल्तान। 3 विकल्प है आपके पास बच्चों। कहां पहुंचे? 1758, ईस्वी सन 1758। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, तो आपने उत्तर अब तक दे दिया होगा। तो बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। सही उत्तर है अटक। यस बच्चों सही विकल्प है अटक, यानी अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए मराठे ईस्वी सन 1758 में अटक तक पहुंचे। ध्यान रखिए बच्चों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक के उचित शब्दों से करना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी, तो बच्चों आपको याद करना है 1857, 1761 या 1947। तो बच्चों हमने इसकी खूब चर्चा की है, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो तमाम विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। इस बच्चों 1761। तो बच्चों पानीपत की तीसरी लड़ाई इस बच्चों 1761, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में शुरू हुई थी। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान का दमन करने के लिए पेशवा ने दत्ताजी शिंदे और जनकोजी शिंदे को उत्तर में भेजा। तो क्या ये कथन सत्य है बच्चों? इसकी चर्चा हमने की थी, याद कीजिए बच्चों। यस, पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान का दमन करने के लिए पेशवा ने दत्ताजी शिंदे और जनकोजी शिंदे को उत्तर में भेजा। तो क्या ये कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। जिस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए ये कथन सत्य है या असत्य। पानीपत के युद्ध में मराठों को प्रचंड हानि उठानी पड़ी थी। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, याद कीजिए। पानीपत के युद्ध में मराठों को प्रचंड हानि उठानी पड़ी थी। क्या यह कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों लास्ट में कथन और ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। नजीब खान के आमंत्रण पर मोहम्मद गोरी ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया। याद कीजिए बच्चों, नजीब खान के आमंत्रण पर मोहम्मद गोरी ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया। क्या यह कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। इस बच्चों उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। तो बच्चों आपने सूचना देखा, कथन में कहा गया है यहां पर कि अगर कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। तो इसमें क्या असत्य है आप सोचिए। नजीब खान के आमंत्रण पर मोहम्मद गोरी ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया। तमाम बच्चों को याद आ गया होगा, नजीब खान ने आमंत्रण दिया था लेकिन मोहम्मद गोरी को नहीं। किसको आमंत्रण दिया था बच्चों? आपको याद आ गया होगा, ये आमंत्रण दिया था अब्दाली को। यस, तो नजीब खान के आमंत्रण पर, इस तरह से बच्चों इसको आपको जो असत्य है उसको सत्य करके लिखना है। तो नजीब खान के आमंत्रण पर अब्दाली ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया। इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिख देना। तो बच्चों उम्मीद करते हैं इस पाठ के इस भाग को अर्थात पार्ट 1 को आपने अच्छी तरह समझ लिया है। पार्ट 2 में मिलेंगे तो आगे हम और बढ़ेंगे। इस बच्चों तो खूब मेहनत करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।